सिटी हेल्थ केयर एंड न्यूरो रिसर्च सेंटर, जो कि नियर आईसीआईसी बैंक डब्बल रोड सरसा में स्थित है। ये हॉस्पिटल मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर दिव्या ज्योति सिंह और डॉक्टर अभिषेक सिंह जी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पांचपन के क्षेत्र में डॉक्टर दिव्या ज्योति सिंह एक वरदान साबित हो रहे हैं, जो कि मरीजों की देखभाल के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने डॉक्टर दिव्या ज्योति सिंह और डॉक्टर अभिषेक सिंह जी के साथ विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर दिव्या जी के साथ, जो कि पिछले लंबे समय से गैनी के फील्ड में अपनी सेवाएं यहाँ सिटी हेल्थ केयर एंड न्यूरो रिसर्च सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। क्या कारण है कि आजकल जो है हर केस में तकरीबन जो है सिजेरियन का रुझान बन रहा है? क्या हम ये समझे कि कम बच्चे हैं, एक आधा बच्चा होता है, लोग इसलिए ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और लेडीज़ वो वाली पहले वाली लेडीज़ नहीं रही जो इतने दर्द वगैरह सह सके? क्या कहना चाहिए? ये तो डेफिनेटली एक रीज़न है कि आजकल एक या दो इश्यूज होते हैं तो कोई भी इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता है, पर इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे लेट मैरिजेस, लेट कंसेप्शन, उसके साथ एसोसिएटेड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, IUGR, ओलिगोहाइड्रोमियोज। तो इन सब केसेस में जो पहले डायग्नोज नहीं हो पाते थे, अभी टाइमली डायग्नोज हो जाते हैं और टाइमली इंटरवेंशन हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है सिजेरियन सेक्शन के रेट बढ़ने का। एंड सर, हम बात करें जैसे आजकल 7th मंथ 8th मंथ है जो, उसमें भी बच्चे हो रहे हैं, और आपका ये जो सेंटर है वो पहले से इस चीज़ के लिए रेडी रहता है कि हमने कैसे अपनी डिलीवरीज को सक्सेसफुली कंपाइल कराना है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अगर ओलिगोहाइड्रोमियोज है 30 वीक्स, 32 वीक्स, सीवियर IUGR है, तो उस टाइम पे अभी हमारे सिरसा में जो है इतनी अच्छी नर्सरी की फैसिलिटीज़ हैं कि हम 7.5-8 मंथ्स पे भी अगर डिलीवर करते हैं तो उन बच्चों को नर्सरी में सरवाइव करवाया जा सकता है। तो IUD हो, बच्चा पेट में ही डेड हो, इससे अच्छा है कि टाइमली इंटरवीन करके अगर बच्चे को नर्सरी में भी बचा लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड सब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं जो, वो आजकल बहुत ज़्यादा उसकी दर बढ़ रही है, क्या कारण है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, पेशेंट में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसका रेट बढ़ गया है, और साथ में कैरियर ओरिएंटेड वुमेन है तो लेट कंसेप्शन होता है, तो जो एज रिलेटेड बीमारियां हैं वो भी ऐड ऑन हो जाती हैं। तो इन सब की वजह से हाई रिस्क ज़्यादा हो गया है। ब्लड ग्रुप्स का क्या रहता है प्रेगनेंसी के बीच में? क्योंकि आजकल जो हर बंदा कॉन्शियस है, अल्ट्रासाउंडिंग जो है वो पहले ही 3-4 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड भी शुरू करवा देते हैं डॉक्टर्स। क्या कारण है कि इतनी कॉन्शियसनेस जो बढ़ रही है प्रेगनेंसी की? प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड असेंशियल होते हैं, एक 7 वीक्स पे, एक 13 वीक्स पे और एक 18 to 20 वीक्स पे। 7 वीक्स अल्ट्रासाउंड हम इसलिए करते हैं ये असेस करने के लिए कि फीटस जो है इंट्रायूट्राइन है या एक्स्ट्रा यूट्राइन है, और उसका जेस्टेशनल एज भी सबसे अच्छा हमें सबसे अर्ली स्कैन में ही पता चलता है। और 13 वीक्स मतलब 12 to 14 वीक्स के अंदर हम लोग एक न्यूकल थिकनेस के लिए स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि न्यूकल थिकनेस ज़्यादा तो नहीं है। उसके साथ एक डुअल मार्कर भी करवाया जाता है, कंबाइंड टेस्ट इसको बोलते हैं, असेस करने के लिए कि फीटस में कोई कंजेनाइटल एनोमली का रिस्क तो नहीं है। और एक स्कैन हम 20 वीक्स पे करते हैं जिसको एनोमली स्कैन बोलते हैं, और उसके बाद अगर रिक्वायर्ड होता है तो लेटर जेस्टेशनल एज में स्कैन्स करवाए जाते हैं। जैसे मेल इनफर्टिलिटी जिसकी अगर हम बात करें तो आजकल मेल इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा अक्रेंस हो रहा है, क्या कारण है? मेल इनफर्टिलिटी का जो मेन रहता है उसमें स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, एज रिलेटेड फैक्टर, ये सब रहते हैं। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन्स का जो है पॉकेट में रहना, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं स्पर्म को इफ़ेक्ट करती हैं, स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। अंडर जैसे देखा गया है कि लोग, अगर हम आप सरसा की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो लोग जो ज़्यादा है
पहले से अब कॉन्शियस हो चुके हैं? पहले जैसे था कि इनफर्टिलिटी थी तो लेडीज़ के ऊपर ही सारा रहता था, आजकल तो जैसे आप कभी कोई इनफर्टिलिटी वाले कपल आते हैं तो आप उनको कपल्स को ही आने के लिए कहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली फीमेल इनफर्टिलिटी तो 40% होता है, बाकी 30% केसेस में मेल इनफर्टिलिटी होता है और रेस्ट 20% केसेस में कंबाइंड फैक्टर्स रहते हैं। तो मेल फैक्टर को असेस करना उतना ही ज़रूरी है जितना फीमेल फैक्टर को असेस करना ज़रूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज़ को क्या क्या करना चाहिए? कैसे उनको ताकत की मेडिसिन खानी चाहिए? कैसे उनको काम भी थोड़ा बहुत करना चाहिए? कैसे व्यायाम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें प्री कंसेप्शनली ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी जब हम प्लान कर रहे हैं उसी टाइम से फॉलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए। फॉलिक एसिड 3 मंथ्स लेने के बाद ही प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहिए, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस कम होते हैं। और उसके बाद ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कंटिन्यू होता है और उसके बाद वाले मंथ्स में आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन असेंशियल होता है। इसके अलावा उन्हें हेल्दी डाइट, मॉर्निंग वॉक, हल्का फुल्का एक्सरसाइजेस, ये सब वो कर सकती हैं और अपना फिज़िकल एक्टिविटी को बनाए रखना चाहिए ताकि जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है उसका चांस कम रहे। वैसे आपके हॉस्पिटल में प्रेगनेंसीज के लिए जैसे आपके अलग से वार्ड भी बने हुए हैं, स्पेशल रूम्स भी बने हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कोई प्रेगनेंसी होनी है तो मतलब किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी? यहाँ पर हमारा वेल इक्विप्ड लेबर रूम है जिसमें CGG मशीन है और हमारा एक स्टाफ कॉन्स्टेंटली एक पेशेंट को मॉनिटर करता है जब वो लेबर में रहता है, तो 1-to-1 सर्विस हम लोग देते हैं लेबर के टाइम पे। और एज फार एज रूम्स आर कंसर्न यहाँ 24 आवर जो नर्सिस का यहाँ रहता है, उसके बारे में क्या कहना है? रूम तो वेल वेंटिलेटेड हैं और बाकी आप वीडियो में देख ही लेंगे, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आज फिर से एक बार टाइम दिया और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपकी नई नई जानकारी, क्योंकि आप कलकत्ते वाले और नई नई खोजी अभी भी आप लोग ऐसे नहीं समझ रहे कि हमने पढ़ लिया, इसके बाद भी आप जो वर्कशॉप्स है या सेमिनार्स हैं उसको अटेंड करते हैं और अपनी नॉलेज और बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जा रहे हैं डॉक्टर अभिषेक जी के साथ जो पिछले लंबे समय से ब्रेन और न्यूरो की सर्विसेज यहाँ सस्ता में दे रहे हैं सिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, एमसीएच न्यूरोसर्जन सिरसा में सिटी हेल्थ केयर एंड न्यूरो रिसर्च सेंटर में रेगुलर अपना सर्विस दे रहा हूँ। यहाँ पे हर तरह के केसेस जैसे कि ब्रेन से संबंधित सारे केसेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जिनके दिमाग में खून जमा हो गया है उनकी सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हो रही है विथ अच्छे रिजल्ट्स। जो सर्विसेज बड़े सेंटर पे दिल्ली, कोलकाता जैसे सेंटर पे जो मिल रही है वही सर्विस हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को इसके लिए दूर ना जाना पड़े। अच्छा, यहाँ तक ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन सर्जरीज की बात करें, कोई ज़माना था जब ये जो सर्जरीज हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी और लोगों को ये लगता था कि जब ब्रेन ट्यूमर हो गया या ब्रेन हेमरेज होगा तो उसके बाद बंदा बचेगा नहीं। लेकिन आजकल आप डॉक्टर्स ने इतनी ज़्यादा जो नई टेक्निक्स के साथ और नई नई वो सर्जरी, पहले वाली सर्जरीज भी मिल रही हैं, इसमें कट भी बहुत छोटे छोटे लगते हैं, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल सही बात है कि अभी भी हमारे पास मरीज आते हैं जो स्पाइन की सर्जरी को लेकर के काफ़ी चिंतित होते हैं कि जी हमारे एग्जांपल भी देते हैं कि जी हमारे गांव में सर्जरी हुई और उसके बाद मरीज चल नहीं पाया। बट वो बीते ज़माने की बातें थी। अब ऐसी मशीनें आ गई है, खुद हमने अपने सेंटर पे ऐसी मशीनों को लगाया है कि बिल्कुल छोटे से चीरे से सर्जरी की जाती है स्पाइन की और मरीज़ 2 दिन के अंदर छुट्टी लेकर के घर चला जाता है और तीसरे दिन से अपना रूटीन काम, जो भी रूटीन काम है, लगता है कि खेत में काम करना है खेत में काम कर सकता है। वो कोई लेडीज़ हैं उनको लगता है कि घर में जो भी काम, खाना पकाओ, बर्तन धोना, जो भी जैसे काम करना चाहते हैं तीसरे दिन से अपना काम वो ज्वाइन कर सकती हैं। बिल्कुल छोटी चीज़ें से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन की सर्जरी होती है। दर्शकों, जैसे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जी सिंह जी के साथ और जैसे ये बता रहे हैं कि आज का वो सर्जरीज नहीं है, पहले वाली सर्जरीज नहीं है कि आपके बड़े बड़े कट्स लगेंगे और काफ़ी देर आपको, आप एक तरह से डंकी जैसे पहले बोलते थे शब्द कि आप अगर एक बार एक्सीडेंट हो गया और आपके कोई ब्रेन की सर्जरी हो गई तो उसके बाद आप सारी ज़िंदगी उसके साथ ही जूझते रहोगे। लेकिन आजकल जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसी बातें नहीं है, आप अपने खेत में भी काम कर सकते हो और अपने आप को जल्दी रिवाइव कर सकते हो। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमें बताएं कि
जैसे रीढ़ की हड्डी की अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जीरो इन्वेंसिव है आपका, उसमें बहुत कम लग रहा है। कोई ज़माना था जब रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो लोगों को लगता था कि अब रीढ़ की हड्डी अब तो गया बंदा, स्पाइन की इंजरी होगी तो बस उसके बाद बंदा उठेगा नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल ये इन चीज़ को के ऊपर भी आपने बहुत बड़ा इजाफा है? जी, ऐसा है कि दो तरह की चीज़ें हैं। एक रीढ़ की जो चोट लगी है, एक रीढ़ उसकी सर्जरी होती है। दूसरा है कि चोट नहीं लगी है लेकिन रूटीन ऐसे काम करते आ रहे हैं लोग, भारी काम करते आ रहे हैं जिसकी वजह से डिस्क बाहर निकलती हो। डिस्क अगर बाहर निकल गई है, कोशिश यही होती है कि पहले दवाई से ट्रीटमेंट की जाए। दवाई से सुधार नहीं हो, नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं कि छोटे चीज़ से उस डिस्क को बाहर निकाल दो ताकि वो चीज़ बाद में चल के दिक्कत ना दे दे। सेकंड चीज़ है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ऊंचाई से कोई मरीज़ गिर गया है और उसकी वजह से स्पाइन में कोई चोट लगी है, उसमें कोशिश ये होती है कि मरीज़ जहाँ पे भी मिले, जिनको भी मिले, अगर वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में ले करके आ रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए जिसमें भी कि सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी है, जिस पोजीशन में है उस पोजीशन को उसको चेंज ना करवा, बिल्कुल 4 लोग 5 लोग 6 लोग जितने लोग मिल सकते हो उतने लोग मिल करके बिल्कुल स्ट्रेट करके एक प्रॉपर स्ट्रेचर पे लेकर के उनको लेकर के आना है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जितने जल्दी उनकी ट्रीटमेंट शुरू होगी, अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जितनी जल्दी हम सर्जरी करें रिकवरी की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बार हमने ऐसे मरीज़ को देखा है, बहुत बार हमने ऐसे मरीजों की सर्जरी भी की है जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ऊंचाई से गिर गए, हमारे पास पहुंचे तो ना हाथ में पावर थी ना कोई पैर में कोई जान थी, बट समय पे मरीज़ आया हमारे पास, समय पे सर्जरी हुई और मरीज़ आज के डेट में चलता फिरता है, खेत में भी काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज़ हमारे यहाँ सर्जरी हो चुकी है ऐसे मरीजों की। जैसे अगर हम स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें और अगर हम डिस्क की प्रॉब्लम की बात करें तो ये बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है जी। तो क्या ये मतलब अगर ज़्यादा, क्योंकि अगर बंदे को ज़िंदगी जीनी है और उसमें ट्रैंक्वाइजर खाकर आप पेन किलर्स खाकर जी रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर वैसी पोजीशन है जो क्रॉनिक हो जाती है तो उसमें भी आप लोग उन चीज़ों की सर्जरी के साथ उनको एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं? जी बिल्कुल। ऐसा है कि आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल हो गई है बहुत सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है कि बिल्कुल सुबह उठो मशीन की तरह काम भी कर रहे हो तो काम कर रहे हो, जो बिल्कुल पड़े हुए हैं सो पड़े हुए हैं। इस तरह से आजकल ये डिस्क वाली जो बीमारी है हर दिन बढ़ती जा रही है। अब इसमें है कि बहुत बार हम देखते हैं कि डिस्क के लिए लोग पेन किलर 1 साल 2 साल तक 3 साल तक ले रहे हैं, बट एक बार डिस्क जो बाहर निकल गई अब वो अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है कि डिस्क को हम वापस अपनी जगह पे भेज सकें। इसमें कोशिश ये होती है कि डिस्क जितनी निकल गई उसको और ना निकलने है। बहुत बार ये कोशिश कामयाब नहीं होती है। दवाई के सारे मरीज जिंदगी नहीं काट सकता, हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हैं, हर दवाई कहीं ना कहीं गुर्दे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे मरीजों में जिनमें लगता है कि दवाई 1 महीने 2 महीने की दवाई या 3 महीने की दवाई के बाद रिकवरी नहीं हो रही है और बीमारी बढ़ती जा रही है, ऐसे मरीजों में हम बोलते हैं कि आज के डेट में डिस्क की सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी है। यू कैन गो फॉर सर्जरी, छोटे चीज़े से सर्जरी करवा सकते हो और 2 दिनों में रिकवरी मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि दवाइयों से पूरी ज़िंदगी छुटकारा मिल जाता है, दोबारा आपको इस चीज़ के लिए दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप फिर से अपने काम पे उसी हिसाब से लौट सकते हो। डॉक्टर साहब, आपके पास तो खजाना है और हमारा जो चैनल है धीरे धीरे आपका जो है इतनी सेवाएं जो हमने आज आपके लिए है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के साथ रूबरू होने के लिए बहुत थैंक्स।